हेलो। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल क्लास की ओर ले चल रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और मेंस एग्जाम में एंटर करते हैं, तो सारी की सारी पढ़ाई का एक ही पर्पस होता है कि एग्जाम में पूछे गए सवालों का जवाब बढ़िया से लिख दें। तो ये जो एंड एफर्ट होगा आपका, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यदि पहले ही दिन से आप उस दिशा में कोशिश शुरू कर दीजिए। दैट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के बारे में 3 बातें याद रखिए। पहली बात ये कि आंसर राइटिंग एक पैरेलल रीडिंग है। जब आप पढ़ते हो, समझते हो, याद करते हो, फिर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ये सोचने लगते हो, तब आपको पता चलता है कि पढ़ी हुई बातों में से आपने कितना रिटेन किया था। दूसरी बात यह होती है कि जितना पढ़ा उन सब को आप अपनी सामग्री समझ लीजिए, लेकिन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करके आंसर राइटिंग किया जाएगा, ये एप्लीकेशनल विजडम आपके अंदर होना जरूरी है। ये राइटिंग के रास्ते ही आएगा। उसके बाद जब आप लिखने लगेंगे तो लिखने का क्राफ्ट डेवलप करना होगा कि आंसर की शुरुआत कैसे करें, उसके अंदर जो पॉइंट्स हमने छांटे हैं डालने के लिए, उसका क्रम कैसा तय करें, कौन से पॉइंट को ज्यादा जगह दें, उसका अंत हम कैसे करें। इन सब के अलावा उसका कम्युनिकेशन कैसा हो, उसकी भाषा कैसी हो, ताकि संक्षिप्त भी हो क्योंकि शब्दों की सीमा के अंदर हो, और प्रभावशाली भी हो। आपका उत्तर एक पाठक को पढ़ने के वक्त में एक कहानी लगे और समझते हुए एक विचार लगे, तो आपको नंबर जरूर आएगा। उसकी भाषा कभी इतनी दुरूह नहीं हो कि बहुत कठिन लगने लगे पढ़ने में, लेकिन बाजारू भी नहीं हो। तो भाषा के स्तर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। इन सभी स्तरों पे काम करने में आप सक्षम तभी हो सकते हैं जब इसकी शुरुआत आप पहले ही दिन से कर दीजिए। और इसीलिए पीडब्ल्यू ने यह डिसाइड किया है कि हम पहले ही दिन से आंसर राइटिंग का प्लान आपको दे देंगे। क्लास चलता रहेगा, आप राइटिंग करते रहेंगे। कहते हैं कि शुरुआती तैयारी में 70% इज अबाउट रीडिंग, 30% इज अबाउट राइटिंग। और जब आपकी तैयारी अंतिम चरण में जाती है तो इट इज 70% ऑफ राइटिंग एंड ओनली 30% ऑफ रीडिंग। क्योंकि आप पढ़ने के दौर में सब कुछ पढ़ चुके, अब आपको मैक्सिमम लिखना है, क्योंकि अंत में तो लिख के ही आना है। इसी वजह से राइटिंग के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। संक्षिप्त चर्चा रहेगी, इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि राइटिंग में सिर्फ इतनी ही बातें हैं। मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, हाउ टू रीड हिस्ट्री। हाउ टू रीड हिस्ट्री वाले को जब तक कि आप बढ़िया से नहीं समझते हैं, तब तक राइटिंग आंसर आप बहुत बढ़िया नहीं समझेंगे। क्योंकि मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखने की बात बता रहा हूं। तो बढ़िया आंसर तो तभी ना होगा जब आपको हिस्ट्री की अच्छी समझ होगी। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद इस वीडियो को उसके साथ लिंक करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें अब कॉम्प्लीमेंटेरिटी आ रही है, ये अनुपूरक है, एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे और तब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको ले चलूं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट में सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि जब हम अपने आंसर राइटिंग की ओर जाते हैं तो हमारे दिमाग में इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें यूपीएससी के एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चंस लिखने होंगे, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, कितने वर्ड्स में हमें पेपर कंप्लीट करना होगा। तो मोटा मोटी मैं समझ देता हूं कि लगभग 3750 वर्ड्स कंप्लीट करना पड़ता है आपको अपने पेपर में। और 3750 वर्ड्स में जब आप आंसर लिखते हैं और
4 मिनट में 100 वर्ड्स का स्पीड पकड़ लेते हैं, तो 150 मिनट्स के अंदर आप 3350 शब्द लिख लेंगे। बचे हुए 30 मिनट्स के अंदर आप पहले तो पेपर पढ़ते हैं, उसमें से 19 क्वेश्चन जो आपको लिखना होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं क्वेश्चन को, फिर आंसर मन में गढ़ते हैं। बहुत तेज गति की जरूरत है। तेज गति की जरूरत लिखने की नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लिखना जारी रखेंगे तो 6 महीने के अंदर 4 मिनट में 100 शब्द लिखने की गति आप सहज तरीके से हासिल कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बात है कि 30 सेकंड में, सॉरी, बचे हुए 30 मिनट में आप 27 क्वेश्चन पढ़ें, उनमें से 19 क्वेश्चन छांटें कि कौन सा लिखना है, और उसके बाद उनको पढ़ के उसका मतलब समझें, आंसर क्या होगा ये गढ़ें। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन डूएबल है। शर्त यह है कि शुरुआत आज ही से हो जाए। अब चल के देखो आप कि शुरुआत में जब आप आंसर गढ़ने लगोगे तो आपको हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए एक ही क्वेश्चन के ऊपर, इस विषय पर विचार करने में कि इसके कौन कौन से पॉइंट जाएंगे, क्या ऑर्डर होगा, क्या प्राथमिकता होगी, वगैरह वगैरह। लगे तो लगा दो। 1 घंटे से शुरुआत करो और 1 मिनट पे चले जाओ। ये मत सोचना कि 1 घंटा तुम्हारा ज्यादा लग गया। यदि तुम आज 1 घंटा बचाने की कोशिश करोगे, कल तुम्हें 1 साल खराब करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप मेरे साथ काम करते रहो, मैं आपके साथ काम करता रहूंगा, आप पर आपसे ज्यादा काम करूंगा, और अंत में आप 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर मन में गढ़ने की स्थिति में आ जाओगे, और फिर तो आप 4 मिनट में 100 शब्द के स्पीड से पेपर कंप्लीट कर ही लोगे। ये सब प्रोसेस है जो मैं करा दूंगा, और मैं जानबूझकर पहले ही दिन से यूपीएससी का जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ना, उससे आपको परिचित करा दे रहा हूं। दैट इज आंसर राइटिंग। नहीं तो फिर आप मिसगाइडेड रहोगे। अब देखो कि 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो 150 शब्दों में लिखना होता है। बाकियों में एग्जाम में लिखा नहीं रहता है पेपर में कि कितने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन आप इसी के स्टैंडर्ड को निकाल लो। 15 मार्क्स का होगा तो 225 शब्द हो जाएगा, 20 मार्क्स का होगा तो 300 शब्द हो जाएगा, और इसी आधार पर मैंने 3750 वर्ड्स निकाल के रखा है। आज आप एक काम और जरूर कर लेना, अपना स्पीड मेजर कर लो कि आंसर राइटिंग के तहत जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप 4 मिनट में कितने शब्द लिख पाते हो, 200 शब्दों के प्रश्न का उत्तर कितने मिनट में लिख पाते हो। उसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करना जिस टॉपिक के बारे में तुम क्लेम कर सकते हो कि इस पर मुझे आता है। नॉलेज के अभाव वाले टॉपिक को टच मत करना, नहीं तो तुमको राइटिंग के स्पीड का अंदाजा ही नहीं मिलेगा। जिस पे तुम्हारे नॉलेज की कमी नहीं है, तुम उस टॉपिक के ऊपर किसी भी क्वेश्चन में जिसमें कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि मुझे इसका उत्तर मालूम है, उसके अंदर तुम लिखने की शुरुआत करना और देखना कि आज तुम्हारा राइटिंग का स्पीड क्या है। 8 मिनट में 200 शब्द, यही स्टैंडर्ड खोजना है। तुम इसके यदि बहुत दूर हो तो तुमको इस पे आना पड़ेगा, तुम इसके आसपास हो उसी की बात है। तो तुमको ज्यादा काम करना है 1 मिनट में प्रश्न के उत्तर को गढ़ने के ऊपर, वो सबसे डिफिकल्ट काम है। और उस जगह पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई आदमी अभी बहुत बहुत पीछे हो, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा दावा भी है, तैयारी करते रहिए। करत करत अभ्यासते जरमति होत सुजान। आप तो थोड़ा थोड़ा सुजान पहले से ही हो जाएगा। अब देखो कि जब हम तैयारी करने के बारे में फंडामेंटल बातों पर विचार करते हैं तो यह हम आपको दे रहे हैं कि भाई स्टडी मटेरियल देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगे, डिटेल्ड कवरेज देंगे, हिस्टोरियोग्राफी का डेली आंसर राइटिंग देंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ये सब तो बेसिक बातें हैं। मूल बात जो है वह ये कि जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आंसर राइटिंग के अंतर्गत हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी के एग्जाम को इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि कमीशन वाले आपसे एग्जाम में चाहते क्या है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन एग्जाम। वो आपकी कॉपी
के अंदर आपका व्यक्तित्व देखेंगे, आपकी कॉपी के अंदर जब आपका व्यक्तित्व देखेंगे तो उसी व्यक्तित्व को देखकर वो समझना चाहते हैं यह स्टूडेंट एक पोटेंशियल सिविल सर्वेंट है कि नहीं। नॉलेज एक माध्यम मात्र है। वो देखना चाहते हैं कि तुम यूपीएससी के दिए गए क्वेश्चन जो कि एक कम्युनिकेशन है उसे डिकोड कर पाते हो कि नहीं, यानी कि उनके प्रश्न को ठीक से समझ पाते हो कि नहीं। उनका प्रश्न साधारण नहीं होता है, उनके प्रश्न के अंदर 3-3 4-4 सेंटेंसेस होते हैं। कई बार एक ही क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक को वो जोड़े रहते हैं। ऊपर से प्रश्न में जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में कभी कभी शब्द भी कठिन होते हैं। इसके ऊपर से कई सारे विचारों को उसमें पिरोया जाता है। अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक ही विषय पर लिख रहे हैं तो किसी आइडियोलॉजी के विचारक की कोई पंक्ति आ गई है तो उसमें आइडियोलॉजिकल पॉइंट भी है। तो 3-4 पंक्तियां, 2-3 टॉपिक, कठिन शब्द और आइडियोलॉजी, इतने के साथ पूछे गए एक प्रश्न को समझना है, माने उनके इनकोडेड मैसेज को डिकोड करना है। उनकी सबसे पहली परीक्षा यहां होती है। इसलिए एग्जामिनर सबसे पहले जिस एक जगह पर आपको जांचता है वो ये कि क्या ये बच्चा क्वेश्चन समझ गया। यदि हां तो आप एक हडल पार कर गए। दूसरा पॉइंट फिर वो ये देखते हैं कि आपके आंसर के माध्यम से जो कम्युनिकेशन आपने किया है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। मेरा कम्युनिकेशन जैसा भी हो, मैंने जटिल बनाया था, आपने समझ लिया, आप एक जगह पार हो गए। उसके बाद आप जब आंसर लिखते हो तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर ने जितना कठिन लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया था आप उतने ही कठिन लैंग्वेज में उत्तर दे दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कठिन पूछना था, पूछ लिया, अब मैं कठिन देता हूं, आप समझ के दिखाओ। आप एग्जामिनर का एग्जाम मत लेना। यदि एग्जामिनर आपकी लिखी बातों को नहीं समझ पाया तो फेल आप ही करोगे। इसलिए आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए कि जिसको हर खासो आम समझ सकता। बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ हिंदी मत लिखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाषा स्तरहीन करो, लेकिन भाषा को जानबूझ के जटिल, दुरूह, संश्लिष्ट मत बनाना। शुद्ध लिखो, सहज भाषा में लिखो, ताकि अधिक से अधिक आदमी समझ सके। उसका एक बड़ा वजह यह भी है कि कमीशन वाले ये देखते हैं कि क्या इस बच्चे की भाषा ऐसी है कि जो अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए, क्योंकि आपको अंतोगत्वा पब्लिक डीलिंग करनी है। यदि तुम एकदम जटिल भाषा में बात करते हो, तुम्हारी बात एग्जामिनर को समझने में दिक्कत हो रही है, तो पब्लिक को कहां समझ में आएगी। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए वो समझ गए, लेकिन कम्युनिकेशन तो बाद में ना करोगे भाई। सबसे पहली बात यह है कि यू नीड टू डेवलप आंसर। आपके आंसर में क्या खास बात होनी चाहिए। बुनियादी सूचनाएं, फैक्ट्स, फैक्ट्स के बाद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को जब आप निचोड़ते हो तो निकलता है आंसर के ठोस कुछ बिंदु, और उन बिंदुओं के बीच चयन करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट कौन से प्रश्न की मांग के मुताबिक अनुकूल है। क्योंकि हिस्ट्री जानना और आंसर निकालना दोनों दो अलग अलग टास्क है। मैं रेगुलर इस बात को देखते रहता हूं कि विद्यार्थी किसी टॉपिक पर जब पढ़ता है तो अपनी पढ़ी हुई हर बात अपने आंसर में लिख देता है, जबकि प्रश्न के डिमांड में उन बिंदुओं को लिखना जरूरी ही नहीं था। तो ऑलवेज डिसाइड वन थिंग कि प्रश्न के डिमांड के मुताबिक ही पॉइंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। यदि पॉइंट्स जो नहीं रिक्वायर्ड है आंसर में आपने वो भी लिख दिया, एग्जामिनर समझेगा कि इसका लॉजिकल एलिमिनेशन खराब है, यह व्यक्ति तर्कशील नहीं है। नहीं तो तर्क से सोचा जाए तो सीधे सीधे समझा जा सकता है कि ये सब पॉइंट्स तो इस प्रश्न के डिमांड में थे ही नहीं, तो क्यों लिख दिया। तुम्हें लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा ही ने लिखा और उन्हें लगेगा ये लॉजिकल नहीं है।
और लॉजिकल होना यूपीएससी के एग्जाम में पास करने के लिए शर्त है, तो नंबर कट जाएगा आपका। उसके बाद अगला मुद्दा है कि जितने पॉइंट्स तुमने सेलेक्ट किए आंसर के लिए, उन बिंदुओं का एक क्रम होना चाहिए। जब तक कि तुम उसे क्रम में नहीं व्यवस्थित करोगे तो कोई समझ पाएगा तुम्हारी लिखी हुई बात को? लगेगा कहीं कमाटा कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये कहीं कमाटी कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा टाइप की कहानी लिख दोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो नंबर क्यों आएगा? तो तुम्हारे आंसर में एक क्रमिक प्रस्तुति होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, उसमें लय होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। उसमें प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। और हमेशा दिमाग से ही तय करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट पहले जाएगा, कौन सा पॉइंट बाद में जाएगा, कौन सा पॉइंट उसके बाद में जाएगा। जितना ज्यादा कॉमन सेंस लगाओगे उतना ज्यादा काबिल हो जाओगे, और प्रैक्टिस करते करते कॉमन सेंस भी तुम्हारा डेवलप हो जाएगा। जब तुमने ऑर्डर तय कर लिया, उसके बाद क्या तय करना है? किसी भी प्रश्न के डिमांड के मुताबिक ये तय करना होता है कि इस प्रश्न के आंसर के लिए कौन से पॉइंट को कितने शब्दों में लिखें, क्योंकि शब्द की सीमा तय की गई है। तो कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा प्राइमरी पॉइंट है इस प्रश्न के डिमांड के अनुसार, न कि हिस्ट्री के अनुसार। हिस्ट्री में हो सकता है कोई पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन प्रश्न के मुताबिक कोई दूसरा पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें आंसर लिखना है प्रश्न में पूछी गई बात के अनुकूल। तो प्रश्न की मांग के मुताबिक जो पॉइंट सबसे ज्यादा बड़े में कवर किया जाना है वो तय कर लो। इसे कहते हैं प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटाइजेशन। जब प्रायोरिटी तुमने तय कर लिया तो उसके बाद की अगली गति क्या है? तो उसकी अगली गति होती है कि तुम लिखकर प्रैक्टिस करो कि मैं फलाने पॉइंट को कितने शब्द दूंगा, उसके बाद के पॉइंट को कितने शब्द दूंगा, उसके बाद के पॉइंट को कितने शब्द दूंगा। मेंटल मैपिंग करो, उसके बाद कॉपी में उसे उतारो, उसमें सुधार करो, 2-3 बार करो एक ही प्रश्न में। करते करते यू विल कम टू नो तुम्हारे अंदर का बेस्ट क्या। जब तक कि तुम अपने अंदर के बेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाओगे, तब तक तुमको खुद ही से नहीं, जब मुलाकात होगी तो कहां पता चलेगा कि तुम कितने शानदार हो। आई वॉन्ट यू टू नो द बेस्ट विद इन यू। शंकर कहते हैं ना कि तुम ब्रह्म हो, मैं कहता हूं कि तुम जीनियस हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर का जीनियस बाहर निकल के आ जाए, जिसे तुम देख लो। उसके बाद तुम अपने साधारण उत्तरों से कभी संतुष्ट नहीं होगे, तुम किसी साधारण शिक्षक के बताए हुए उत्तर से भी संतुष्ट नहीं होगे, और तब यूपीएससी वाले तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे। और शुरुआती दौर में यदि इस पूरे प्रोसेस में तुमको ज्यादा टाइम लगता है तो लगा देना, जस्ट डोंट वरी। प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास में सफिशिएंट टाइम है, तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। और तब लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, उत्तर की शुरुआत कैसे करें, उत्तर का अंत कैसे करें। अब देखो कि एक बड़ी ट्रेडिशनल फैक्टर प्रिवेल कर रहा है पूरे के पूरे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में, क्योंकि कुछ अनुभवहीन शिक्षकों ने यह कह रखा है कि उत्तर की शुरुआत करो तो पहले पृष्ठभूमि बनाओ और अंत में उपसंहार दो, माने कंक्लूजन दो। तो निहायत ही गलत पैटर्न है। कैसे? 200 शब्दों का लगभग आपको आंसर लिखना होता है, कहीं 150, कहीं 250। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो 300 शब्दों में लिखना होता है। 10 क्वेश्चन 150 शब्दों में, 6 क्वेश्चन 250 शब्दों में, और 3 क्वेश्चन मात्र 300 शब्दों में। क्या तुम एक पैराग्राफ पृष्ठभूमि, एक पैराग्राफ कंक्लूजन वाला पैटर्न अफोर्ड कर सकते हो? एक पैराग्राफ यदि पृष्ठभूमि लिखे तो कम से कम 50 शब्द लिखोगे, एक पैराग्राफ में उपसंहार लिखे तो 50 शब्द लिखोगे। तो 150 शब्दों के प्रश्न में तुमने 100 शब्द तो ऐसे ही खर्च कर दिया। पृष्ठभूमि में वो बातें कही जाती है जिसका विस्तार तुम आगे करने वाले हो, उपसंहार में वो बातें कही जाती है जिसका विस्तार से पीछे तुम वर्णन कर आए हो। तो इसका मतलब है कि मेन बॉडी के लिए तुम्हारे पास 50 शब्द बचे।
225 शब्दों वाले प्रश्न में भी तुम्हारे पास मेन बॉडी के लिए मात्र 125 शब्द बचे। ये सब पैटर्न बिल्कुल नहीं अपनाना। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है आपका उत्तर संक्षिप्त और डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इधर उधर की बात मत करो, कम टू द आंसर डायरेक्टली। प्रश्न में एक कर्ता होता है, कोई भी प्रश्न हो। 57 के विद्रोह ने ये कर दिया, फ्रांस की क्रांति ने वो कर दिया, अमेरिका की क्रांति ने पूरे आधुनिक विश्व की दिशा बदल दी। कौन है कर्ता? अमेरिका की क्रांति या फ्रांस की क्रांति या 57 का विद्रोह। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में ये योगदान कर दिया, क्रांतिकारियों ने वो योगदान कर दिया। एक कर्ता होता है। प्रश्न के कर्ता की पहचान करो, उसका परिचय दे दो बस। और परिचय देने का भी एक कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है। 5W+1H, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स में सिखाया जाता है। इस तरीके से कर्ता का परिचय देना है। और परिचयात्मक पंक्ति के साथ ही एग्जामिनर के दिमाग को नॉक कर देना है कि सर मैं प्रश्न समझ गया हूं और आई एम कमिंग टू द आंसर वेरी डायरेक्टली। तो परिचय जो कर्ता को दोगे वो 20-25 शब्द से ज्यादा में नहीं होना चाहिए कभी। और 20-25 शब्द के उस परिचय के साथ ही एग्जामिनर को बता देना कि मैं क्वेश्चन समझ गया हूं, आंसर पे डायरेक्ट आ रहा हूं। समझ लेना तुमने पहला हर्डल पार कर लिया। बॉडी ऑफ द आंसर के बारे में मैंने बता ही दिया है कि पॉइंट का चयन करना है, सही पॉइंट्स, प्रासंगिक पॉइंट्स ही चुनना है, क्रम सही रखना है, वरीयता निर्धारित कर लेना है। और तब बात आते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन के लिए एक पैराग्राफ नहीं चाहिए। जो प्रश्न आपके सामने में है उसमें किसी न किसी जगह पर आपका ओपिनियन मांगा गया होगा, किसी न किसी विषय के ऊपर आपसे पूछा गया होगा कि आप मूल्यांकन करो, आप टिप्पणी करो, आप निर्धारण करो, आप चर्चा करें। इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन आपके दिमाग में उपजा है, आप उसे 2 से 3 पंक्तियों में, कभी कभी तो 1.5 से 2 पंक्तियों में ही लिख दीजिए। और जब कंक्लूड कर रहे हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। इतने ठोस शब्दों में अपनी बात कह दो। डोंट बी रिपीटेटिव। पहले ही बातों को दूसरी बार फिर रिपीट करने से नंबर कटेगा आपका। यही मोटा मोटी स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग करने का। अब इनके अलावा मैं 1-2 बिंदुओं पर आपका ध्यान खींच के लाता हूं। देखो कि एक बड़ा मुद्दा है कि इतिहास के विद्यार्थी हो तो अच्छा आंसर राइटिंग यदि करना है तो इतिहास की गुणवत्ता इंप्रूव करने के कई तरीके होते हैं। जैसे फैक्ट, लॉजिक एंड कंक्लूजन का पैटर्न पकड़िए, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस का उल्लेख करिए, तुलनात्मक अध्ययन के रास्ते आंसर की क्वालिटी को बढ़ाइए, निरंतरता के साथ परिवर्तन के माध्यम से आंसर की क्वालिटी को बढ़ाइए, जिस भी विषय पर लिख रहे हैं उस विषय के बारे में अपनी समझ दिखाइए, उसकी संरचना को दिखाने की कोशिश करिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप समझिए कि ह्यूमैनिटी में एक ही विषय के ऊपर एक नहीं अनेक ओपिनियंस होते हैं। उनमें से किसी एक ओपिनियन पर आधारित एक स्टेटमेंट आपके सामने में आता है और एग्जामिनर कहते हैं कि आप बताओ इसके बारे में आपकी क्या सोच है। तो इतिहास के प्रश्न को समझना हो या उसका उत्तर गढ़ना हो, हिस्टोरियोग्राफी की समझ जरूरी है। इनकी 57 का विद्रोह का स्वरूप क्या था? कोई आम आदमी से पूछोगे तो वो एक किताब पढ़ा है, तो जिस किताब को उसने पढ़ा है उस लेखक ने 57 के विद्रोह के बारे में स्वरूप के तहत जो बातें कही, आम विद्यार्थी समझता है कि 57 के विद्रोह का यही स्वरूप था। उस सामान्य समझ वाले विद्यार्थी के सामने यदि कोई आदमी स्वरूप से संबंधित कोई दूसरी तीसरी कहानी सुनाने लगेगा तो वो सामान्य आदमी कह देगा कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुमको नहीं आता है।
हम पढ़े हैं, हमको पता है। वो बता देगा कि मैंने एक्स किताब पढ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है, और तुम यदि उस किताब के मुताबिक नहीं बोल रहे हो तो तुमको गलत बोल देगा, क्योंकि वो सामान्य तौर पे इतिहास पढ़ा है, वह इतिहास को सिर्फ रटा है। सच्चाई की बात है कि इतिहास ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटी में एक बात कही जाती है कि चीजों को देखने की दृष्टि होती है, दृष्टि के पीछे दृष्टिकोण होता है, और दृष्टिकोण के कारण पूर्वाग्रह आता है, और पूर्वाग्रह के कारण अलग अलग कंक्लूजन आते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात हो, चाहे वो सोशियोलॉजी की बात हो, चाहे पब्लिक एड की बात हो, चाहे ज्योग्राफी में बहुत सारे हिस्से की बात हो, चाहे वो लिटरेचर की बात हो, दर्शन की बात हो, या हिस्ट्री की बात हो। जब आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप गॉस्पल ट्रुथ नहीं बोल सकते, अंतिम बयान आप नहीं दे सकते कि मैंने कह दिया ना, अब इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। चर्चाएं तो चलती ही रहेंगी, तो एक ही विषय पे अनेक ओपिनियन होगा। 57 का विद्रोह का स्वरूप कैसा था? किसी ने कहा सैनिक विद्रोह, किसी ने कहा धर्मांध का विद्रोह, किसी ने कहा ना ये अभिजात का विद्रोह था, किसी ने कहा नहीं ये तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वीर दामोदर सावरकर ने कहा कि 57 का विद्रोह भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, और उनके 50 साल के बाद इसी विषय पर लिखते हैं मजूमदार, और वो कहते हैं कि ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखो कि डायगोनली अपोजिट ओपिनियन अबाउट द सेम टॉपिक है, और कमीशन वाले आपसे कहेंगे कि एक विद्वान ने कहा है कि 57 का विद्रोह न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? तो यदि तुम इन विभिन्न मतों को जानते ही नहीं हो तो क्या तुम प्रश्न का उत्तर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। सो हिस्टोरियोग्राफी इज द सोल। मैं आपको आज के क्लास में तमाम एग्जाम्पल देखकर उसका आंसर पूरा बताकर बहुत सर्व नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यह सब जानो तब जाकर आंसर राइटिंग कर पाओगे। जैसे अब यहां एग्जाम्पल लेके देखो आप कि भारत की आजादी और विभाजन दोनों मध्य वर्ग की देन है। भारत की आजादी और विभाजन दोनों मध्य वर्ग की देन है। टिप्पणी करें तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले यह कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट का अर्थ समझा देंगे। अर्थ समझा देने के बाद फिर जो भी विद्वान इस तरह का वक्तव्य दिए हैं उनका आधार क्या है, हमें यह बता देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विद्वान बिना किसी आधार के तो कोई बात बोलेगा नहीं। तो जिस विद्वान ने भी यह स्टेटमेंट दिया है उनका आधार क्या है यह बता देंगे। आधार बता देने के बाद फिर क्या होगा, हमें उसकी जांच करनी होगी। जांच करना क्या है, ये जो कंक्लूजन है वो सही है कि गलत है। जब तुम जांच करने लगोगे तो किसकी जांच करोगे? उन आधारों की जांच करोगे जिस आधार पर कोई निष्कर्ष निकला है। यह निष्कर्ष निकला कि भारत की आजादी और विभाजन दोनों मध्य वर्ग की देन है, तो ये तो निष्कर्ष है ना। निष्कर्ष सही है कि गलत है तक तुम कैसे पहुंचोगे? तो इस निष्कर्ष के पीछे जो आधार बताया गया था इतिहासकार के द्वारा, उन आधारों की जांच करना है। आधार की जांच कर लेंगे, और जब हम आधार की जांच करेंगे तो हम पाएंगे कि यह निष्कर्ष और पर्याप्त तथ्यों पर आधारित है, और पर्याप्त तथ्यों पर आधारित है। इतिहासकार पूर्वाग्रह का शिकार था। जिस इतिहासकार ने लिखा है उस इतिहासकार के दिमाग में मार्क्सवादी विचारधारा चल रही थी, और वह मार्क्सवादी विचारधारा के मुताबिक हर विषय को देख रहा है।
इसलिए वो इस तरह का निष्कर्ष निकाल रहा है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं अभी के डेट में यदि इस टॉपिक के ऊपर आंसर के सारे पॉइंट डिस्कस करने लगूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आंसर राइटिंग की चर्चा ही नहीं रह जाएगी। पहले ये टॉपिक बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इसके ठोस पॉइंट्स निकल के आएंगे। अभी मैं आपको राइटिंग का पैटर्न समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपके दिमाग में हिस्ट्री का बोझ नहीं डालना चाहता। समझना यह है कि टिप्पणी करें टाइप का क्वेश्चन है नंबर 1। नंबर 2, एक मत है इस पंक्ति में जिसके पीछे एक विचारधारा है। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले उस सेंटेंस का अर्थ समझा देंगे, उसके बाद कहेंगे इस तरीके का निष्कर्ष यदि किसी इतिहासकार ने दिया है तो उन्होंने किन आधारों पर ऐसी बात किया है, उनके आधार को स्पष्ट कर देंगे। तब हम अपनी टिप्पणी की ओर जाएंगे। मेरी टिप्पणी होती है कि इनके निष्कर्ष को जांचने की जरूरत है, और निष्कर्ष जांचना है तो आधार जांचना होगा, और आधार को हम जांचेंगे। जब टॉपिक में जाएंगे तो जांचेंगे। आधार को जांचने के बाद मुझे जो निष्कर्ष समझ में आएगा हम वो निष्कर्ष दे देंगे। जैसे कि इस प्रश्न का निष्कर्ष मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कह दूंगा कि इतना कठोर निर्णय निकालने के लिए इनके पास तथ्य बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, और ऊपर से इन्होंने कई सारे तथ्यों की पूर्वाग्रही व्याख्या किया है, क्योंकि लेखक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है, प्रभावित है। मेरे ख्याल से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मध्य वर्ग के नेतृत्व में भले हुआ था, लेकिन इसमें सभी वर्गों का योगदान था, और विभाजन किसी मध्यवर्गीय राजनीतिक संस्था या राजनीतिक समूह की गलती मात्र का नतीजा नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जिसके पीछे कई सारे कारक काम कर रहे थे। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हिस्ट्री या किसी भी आर्ट्स के विषय में यदि आपको नंबर लाना है तो 5 पॉइंट रख लेंगे, काम हो जाएगा, कि मानसिकता से बाहर निकल जाइए। आपको उस टर्फ पे उतरना पड़ेगा जिस टर्फ पे गेंद में स्विंग भी है, बाउंस भी है, और पिच में स्पिन भी है। यूपीएससी है भाई, तब तो तुमको वो पद मिलेगा जिस पद पर जाते ही तुम्हारा क्या दर्जा हो जाता है। जब किसी भूकंपग्रस्त इलाके से लेकर बाढ़ग्रस्त इलाके से होते हुए दंगाग्रस्त इलाके में आप जाते हो, आपके जाते ही लोगों को लगने लगता है कि कलेक्टर साहब आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाए। समझते हो कि जब तुम अशोक स्तंभ कंधे पे लगा के चलते हो और माथे पे वो शेर का एम्बलम लगा के चलते हो, तो तुमको देखकर लोगों को लगता है कि अब बड़े बड़े गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, एसपी साहब आ गए। तो तुमको उतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के पहले जांचा जाएगा ना जी कि तुम उस लायक हो कि नहीं। तो तुम सीटैट के आधार पर और टीटैट के आधार पर और सीयूईटी के आधार पर और एसएससी के आधार पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहोगे तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं चलेंगे। तो बी रेडी टू कम टू द फाइट, फाइट ऑन द डिफिकल्ट मोस्ट टर्फ, बट वरी नॉट, you can, and I will give my 100%, and I promise if I will give, you will do it, but for that purpose you have to give your best। समझ गए? तो अब यहां पर क्या है, एक दूसरा लेकर देखो उदाहरण। औरंगजेब एक अत्यधिक बदनाम शासक था। इसका मतलब क्या है? एक इतिहासकार यह कह रहा है कि औरंगजेब एक अत्यधिक बदनाम शासक था। इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ो, कई लोग तो समझ ही नहीं पाते सेंटेंस को। एक अत्यधिक बदनाम शासक था कहने का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि बद अच्छा बदनाम बुरा। इसका मतलब क्या है कि औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना कि लोगों ने उसे बुरा कहा। औरंगजेब का नाम खराब किया गया है पूर्वाग्रह पूर्ण लेखन के माध्यम से। औरंगजेब उतना बुरा नहीं था।
इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने का सेम पैटर्न होगा, इसलिए मैंने मिटाया ही नहीं। सबसे पहले सेंटेंस का अर्थ बता देंगे। औरंगजेब एक अत्यधिक बदनाम शासक था का मतलब हुआ कि औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना कि लोगों ने उसे बुरा कहा। यह हो गया प्रश्न के अंदर दिए गए सेंटेंस का मीनिंग। और तब कहेंगे कि आखिर इस तरह का निष्कर्ष किन आधारों पर निकाला गया। हम उसके बाद वो आधार बताएंगे। आधार जब बता दिया, आधार उन्हीं इतिहासकारों ने बताया है जिन्होंने ये कहा है। अब किस आधार पर कहा गया कि औरंगजेब उतना बुरा नहीं था, वो अभी मैं बताने नहीं लगूंगा आपको, वो तो क्लास में बताऊंगा। और तब जब हमने आधार उनका बता दिया, तब हम कहेंगे कि भाई साहब ने जो भी निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष की जांच करने की जरूरत है। और निष्कर्ष को जांचना है, आधार को जांचना होगा। और आधार को जांचना है तो हम जितने भी बिंदु हमारे दिमाग में उपजते हैं उन बिंदुओं के आधार पर जांच लेंगे। और जांचने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि औरंगजेब को बदनाम किया गया है, ये कुछ हद तक सत्य हो सकता है कि किसी पूर्वाग्रही विचारधारा के कारण औरंगजेब के ऊपर ज्यादा तोहमत लगाए गए। लेकिन आलोचना और प्रशंसा में हमेशा अतिवादिता होती है। हो सकता है कि आलोचना थोड़ी सी अतिरंजित हो गई हो, एग्जेजरेटेड हो गई हो, थोड़ी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दी गई हो, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो औरंगजेब था ही एक बुरा शासक। और बुरा शासक होने के क्या क्या प्रमाण है हम वो बता देंगे और आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। जब हम निष्कर्ष देंगे ना, तो मेरा निष्कर्ष बहुत सीधा सीधा होगा कि औरंगजेब बुरा था, इसलिए उसको बुरा कहा गया। हो सकता है कि बुरा कहने में, बातों में थोड़ी अतिरंजना आ गई हो, लेकिन उसके बुरा होने में कोई संदेह नहीं है। ये मेरा निष्कर्ष है। अब देखो, मेरे निष्कर्ष में क्लैरिटी बिल्कुल होगी, मैं कंफ्यूज नहीं लगूंगा। मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि पता नहीं बुरा था कि नहीं था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा। ऐसा कुछ नहीं। एक इतिहासकार ने एक्स कहा, दूसरे ने वाई कहा, तीसरे ने जे कहा, और ऐसा कहने के बाद मैंने क्या कहा मैं स्पष्ट ही नहीं करूं, एग्जामिनर हमको नंबर नहीं देगा। क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि यह विद्यार्थी डिसीजन मेकिंग में कमजोर है। जब तुमसे टिप्पणी मांगी गई है तो तुमसे तुम्हारा डिसीजन मेकिंग मांगा गया है। तुम अपना डिसीजन मेकिंग दिखाओ, और वो डिसीजन मेकिंग जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें लॉजिक हो, जिस लॉजिक के साथ आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट हो, आपको नंबर अपने आप आएगा। इसी तरीके से देखो कि हिटलर अधिक से अधिक पोलैंड के साथ एक छोटा युद्ध चाहता था। टिप्पणी करें। अब चूंकि आप में से बहुत सारे लोग हिटलर और पोलैंड और वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर टू के लिए हिटलर की भूमिका और अन्य सारे कारणों की भूमिका ये सब नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको उलझाऊंगा नहीं इन सब मुद्दों पर अभी। लेकिन आपको यह समझना है कि चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चारों सेक्शंस में यही कहानी होगी। इतिहास के एक टॉपिक के ऊपर एक विद्वान ने कुछ निष्कर्ष दिया, दूसरा विद्वान कुछ निष्कर्ष दे रहा है। विद्वानों के मतों के बीच के भेद को समझे बिना यदि तुम इतिहास पढ़ते हो, तुम एसएससी पास कर सकते हो, यूपीएससी का सपना छोड़ दो। यूपीएससी पास करना चाहते हो, ये मत सोचना कि तुम कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ये तय कर लेना यूपीएससी आसान नहीं है, तो मैं भी डिफिकल्ट हूं। तुम अपने को आसान पटरी पे उतार के धोखा मत दो, और डरो मत। तुम्हारे पांव में इतनी शक्ति मैं ला दूंगा कि तुम सबसे डिफिकल्ट तरफ पे चल सकते हो, दौड़ सकते हो, और तुम रेस जीत सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरत है? अपने कलेजे के अंदर के उस ताकत की पहचान करो कि जिसके कारण तुम चलती हुई अग्नि के अंदर दौड़ने की जिद ठान सकते, वो पहले कर लो। इस जगह से पहले युद्ध में उतरने का हिम्मत यहां से आता है, युद्ध में जीतने की रणनीति यहां से आती है। ये दोनों तुम्हें खुद के अंदर से निकालना होगा, बाकी काम के लिए मैं रहूं। अब चल के देखो दूसरा पार्ट क्या है कि प्रश्नों के अंत में तुम देखोगे कि एक शब्द प्रायः मिलेगा।
टिप्पणी करें जो पीछे आपने देखा, चर्चा करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, निर्धारण करें, प्रकाश डालें, व्याख्या करें, विशदीकरण करें। इन सारे शब्दों को कहा जाता है डायरेक्टिव वर्ड्स, निर्देशात्मक शब्द। यानी कि प्रश्न के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट में हिस्ट्री होगा और दूसरे पार्ट में एग्जामिनर का निर्देश होगा। यदि एग्जामिनर के निर्देश को नहीं समझे तो आपको धोखा हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को लेकर देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान पर प्रकाश डालें। वंस अगेन आई विल मेक माई पॉइंट क्लियर कि मैं भी आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप यदि ये सोच रहे हैं कि सर इसका आंसर में कौन कौन सा पॉइंट जाएगा उसका डिटेल तो आप बताए ही नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आंसर का डिटेल बताना नहीं। यदि आंसर का डिटेल बताने लगूंगा तो तुम्हारा दिमाग इतिहास की ओर चला जाएगा, राइटिंग आंसर के ऊपर जाएगा ही नहीं। मैं आपको सिर्फ राइटिंग आंसर के बारे में कुछ बुनियादी बातें बता रहा हूं। तो ऐसे समझो तुम कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान पर प्रकाश डालें। क्या बात करेंगे हम? कोई आदमी क्या योगदान कर सकता है? गांधी जी भी वैसा योगदान किए होंगे और आगे पीछे। आंदोलन को गांधी जी ने क्या दिया? संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली, जनाधार और विभिन्न आंदोलनों में नेतृत्व। विभिन्न आंदोलनों में नेतृत्व ये दिया गांधी जी ने। आप इसी फॉर्मेट में आंसर लिखोगे तो एक प्रश्न का उत्तर बड़े मजे में लिख दोगे, क्योंकि हर पॉइंट के अंदर आप 4-4 लाइन 3-3 लाइन लिखते जाओ, गांधी जी के योगदान के सभी पक्ष कवर कर लिए जाएंगे। एवरी एस्पेक्ट यू कैन इनकॉर्पोरेट। यदि तुमने ये ढांचा नहीं अपनाया, इसका मतलब जानते हो एग्जामिनर क्या समझेगा? एग्जामिनर समझेगा कि अरे ये आदमी गांधी बारे में खूब पढ़ा, इतिहास तो खूब पढ़ा, लेकिन इसका टॉप फ्लोर खाली है। इसको यही नहीं मालूम है कि किसी के योगदान को किस तरीके से दिखाया जा सकता है। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा क्या? क्वेश्चन तो ये आ सकता है ना कि आधुनिक यूरोप के निर्माण में फ्रांस की क्रांति की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आधुनिक विश्व के निर्माण में अमेरिका की क्रांति के योगदान पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में समाज सुधार आंदोलन के योगदान पर प्रकाश डालें। ये तो एक पैटर्न है। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आपको किसी के योगदान के बारे में जब लिखना है तो आप पहले ये सीखो कि किसी के योगदान को हम किन बिंदुओं के माध्यम से दिखा सकते हैं। यदि तुमको ये मालूम ही नहीं है, तुमको इतिहास के तथ्य तमाम मालूम है, तो किसी काम का नहीं होगा, तुम बिखर जाओगे। ये जो कप है ना, ये कप नहीं हो तो पानी मेरे टेबल पर फैल जाएगा। ये पॉइंट्स उन्हीं कप की तरह है। ये कप आपको हर टॉपिक पे डेवलप करना पड़ेगा। क्लास के दौरान हम डेवलप करते चलेंगे। फिर चल के देखो आप कि अगला मुद्दा आपके सामने में ये आता है कि गांधी जी के योगदान को हमने दिखा दिया, अब आगे क्या करना है? इस क्वेश्चन में सिंपल कहा गया प्रकाश डालें, तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस हम प्रकाश डाल देंगे, हमारा काम खत्म। इसके ऊपर कोई आलोचना नहीं करना, इसके ऊपर कोई अनावश्यक पक्ष प्रतिपक्ष की चर्चा नहीं करना। प्रकाश डालने के लिए कहा गया था, हमने प्रकाश डाल दिया, काम खत्म। लेकिन सेम क्वेश्चन को दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या दिया है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान पर चर्चा करें। व्हाट इज दिस? चर्चा करने का मतलब क्या है? इन इंग्लिश दैट इज डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई मुद्दा आपके सामने में रखा गया, उसके ऊपर एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष भी, यानी योगदान है तो कुछ सीमाएं भी होंगी, कुछ विफलताएं भी होंगी। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा कि यह समझना पड़ेगा कि योगदान बताने के बाद हमें सीमाओं को दिखाना पड़ेगा। सीमाओं को दिखाना पड़ेगा। सीमाएं क्या क्या हैं गांधी जी के योगदान की और उस दौर के आंदोलन की, उसकी चर्चा तो तब जब इतिहास की पढ़ाई करेंगे। अभी बस इतना कि उसके अंतर्गत आंसर में सीमाएं भी बतानी होगी, तब जाके चर्चा होगी कि गांधी जी के आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, तत्काल अपने किसी निष्कर्ष और अपने किसी भी डिमांड को मनवाने में कामयाब नहीं रहा था। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किए, लेकिन देश की एकता के लिए उन्होंने कहा था कि मैं प्रतिबद्ध हूं, किंतु देश तो विभाजन का शिकार हो गया। ऐसी कुछ कमियां भी, कुछ विफलताएं भी अब बता देंगे। उसके बाद तब देखो तो तीसरा क्वेश्चन आता है, सेम टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन करें। अब देखो कि यदि मूल्यांकन करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? प्रकाश डालें, वाले जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आएंगे। तुम गौर करके देखो, प्रकाश डालो वाला सारा पॉइंट इसमें भी आएगा। जब चर्चा करने की बात आएगी तो वो सारे पॉइंट थोड़े संक्षेप में आएंगे, क्योंकि उनको संक्षेप में लाके हमें उसके दूसरे डायमेंशन की भी चर्चा करनी है। और यदि मूल्यांकन करने वाला प्रश्न आएगा तो भी प्रकाश डाले वाले सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन संक्षेप में आएंगे। अब है मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने में यह बात होती है कि यदि नेशनल मूवमेंट 100 है, मान लो ये 100 है, तो इसके 100 होने में गांधी का योगदान कितना है, यही बताना तो मूल्यांकन करना है। अब मूल्यांकन करने में ये गणितीय पद्धति तो नहीं चलेगी, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये तो नहीं कह सकते गांधी जी का योगदान 52% था, गांधी जी का योगदान 57% था, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन कॉमन सेंस के आधार पर आप फिर भाषा डेवलप करते हैं। तो जब मूल्यांकन करने की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि गांधी जी का जो योगदान है उसके मूल्यांकन के तहत हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और वो निम्नलिखित बातें क्या हैं? तो वो निम्नलिखित बातें इस प्रकार हैं कि 1920 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किए। 1920 के पहले तो गांधी जी नेतृत्व नहीं कर रहे थे। 1920 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट एक लंबी यात्रा कर चुका था। उसी पृष्ठभूमि में खड़ा होकर गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व गांधी कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व गांधी कर रहे थे, लेकिन क्या गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा और कोई फोर्स नहीं था जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दे रहा था? हम कहते हैं रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह जैसे लोग, उनका भी तो योगदान था। इंडियन नेशनल आर्मी का भी योगदान था, नौसैनिक विद्रोह का भी योगदान था।
इसके बाद कांग्रेस के अंदर भी अकेले गांधी थे क्या, अदर देन गांधी? कांग्रेस के अंदर गांधी के अलावा भी नेता थे, उन सबका भी योगदान था। जवाहरलाल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सी राजगोपालाचारी हो, गोविंद वल्लभ पंत हो, और कई सारे नेता थे, उनका भी योगदान था। रियासत का जो इलाका है, वहां की जनता, वहां के राजा खिलाफ आंदोलन कर रही थी, उसका भी योगदान था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद को बढ़ा दिया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी देशों को कमजोर कर दिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध ने इसमें और निर्णायक स्थिति ला दी। आपको यह अंदाजा लगे कि 1945 से लेकर 1980 के बीच में पूरी दुनिया ही उपनिवेशवाद से आजाद हो गई, तो हिंदुस्तान भी आजाद होता ही, दुनिया का वो हिस्सा भी आजाद हो गया जिस हिस्से में कि 1930-40 के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन जैसा कोई चीज दिखता ही नहीं था, और वो भी 1980 तक आजाद हो गया। हिंदुस्तान में तो 1857 में ही क्रांति हो गई थी, 85 में ही कांग्रेस आ गई थी, 1905 में ही स्वराज के लिए संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी मात्र का योगदान है? तो गांधी जी के अलावे ये सारे फैक्टर्स मिले तो जाकर देश आजाद हुआ। अब इसके बाद देखोगे आप कि गांधी जी के अलावा ये सारे फैक्टर मिले तो गांधी जी का क्या है योगदान? तब कहते हैं 1920 के बाद के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक सितारे योगदान दे रहे थे, बट गांधी वॉज द ब्राइटेस्ट पोल स्टार। गांधी सबसे ज्यादा चमकदार ध्रुव तारा थे। और गांधी का योगदान सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने में निर्णायक योगदान किया, बल्कि भारत को राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने जो विचार और उपाय बताया वो उनके राष्ट्रपिता कहलाने का मूल आधार है। और इसके अलावा उन्होंने जिस जन आंदोलन को जन्म दिया, वो जन आंदोलन हिंदुस्तान के भविष्य के डेमोक्रेसी का आधार बन गया। क्योंकि यदि इंडिया जन आंदोलन के रास्ते आजाद ना होता तो शायद आजादी के बाद हिंदुस्तान डेमोक्रेसी ना हो पाता, और हो भी जाता तो शायद डेमोक्रेसी कामयाब ना होता। और इसके अलावा एक विशिष्ट बात यह है कि चाहे विपक्ष की शक्ति कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, उसके खिलाफ सत्याग्रह के रास्ते जीत हासिल की जा सकती। ये गांधी का भारत को ही नहीं, भारत की ओर से पूरी दुनिया को एक महान योगदान है। That's it. इस तरीके से आप निष्कर्ष निकाल सकते। तो मूल्यांकन करें वाला क्वेश्चन में प्रकाश डालने वाला पॉइंट शामिल है, लेकिन संक्षेप में, उसके बाद बाकी कई और बातें आ जाती हैं। तो समझ सकते हैं कि निर्देशात्मक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर ने जो निर्देश दिया उसको तुम यदि भुला दिए तो वो मानता है कि ये इनडिसिप्लिन्ड है, यह सिविल सर्विसेज में जाने के लायक ही नहीं है। एक ही टॉपिक को पढ़ते हुए कितनी से कितनी गहराई हो जाती है, समझते हो ना। और यहां ये भी देखो कि प्रकाश डालें टाइप का क्वेश्चन जीएस में आ जाता है, लेकिन ऑप्शनल में प्रकाश डालें टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। यदि तुम प्रकाश डालें टाइप की तैयारी ही तक सीमित रह गए तो इसका मतलब तुम अंधेरे में हो। में चर्चा करें, मूल्यांकन करें आदि तक के स्तर तक जाना होगा। तो स्टडीज इन जीएस इज नॉट sufficient to cover the optional. You need to travel many more miles. आज बस इतना ही। नमस्कार।